हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो जो भी स्टूडेंट्स उस वाली वीडियो को देखकर नहीं आए हैं तो वो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख कर आए। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिख देंगे ताकि वो अपनी प्रेजेंट लगा सकें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर चैप्टर को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके लेकर आती हूँ। तो उसी तरह मैंने इस चैप्टर को भी 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य क्या थे, राजा कैसे बनते थे, प्राचीन गणराज्य क्या होते थे, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जिसमें जो पहला पॉइंट है वो हमें बताता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, शासक कैसे बनते थे लोग। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था क्या होती है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि जनपद किसे कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि महाजनपद क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक यानी कि राजा। कुछ लोग राजा कैसे बनते थे। तो लगभग पहला पॉइंट है 3000 वर्ष पूर्व बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन। राजा जो होते थे वो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे ताकि वो अपने कोई उत्तराधिकारी का चयन करता था, उनका तिलक संस्कार करते थे। तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा बने। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। इसके अंतर्गत एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा के रोकने पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब स्टूडेंट्स, एक घोड़ा होता था, उसको राजा के लोगों की देखरेख में ऐसे छोड़ दिया जाता था। वो कहीं दूर तक चले जाता था, मीलों दूर तक चले जाता था। तो जिस जिस जगह से वो गुजरता था, जिस भूमि से वो गुजरता था, वो तब तक उस भूमि राजा की हो जाती थी। बट अगर किसी अन्य राजा ने उस घोड़े को रोक देते थे तो उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ता था, और जो युद्ध में जीतता था वही राजा बनता था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट जो है उसका नाम है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण का मतलब होता है वर्ग। वर्ग, ठीक है। वर्ण का क्या मतलब होता है, वर्ग। तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। सबसे पहला था ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण में वर्ग में जैसे आज भी ब्राह्मण लोग होते हैं, तो इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मण क्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। जब वे वेदों का अध्ययन कर लेते थे तो वो वेदों का अध्यापन कराते थे अपने जो जो शिशु, मतलब अपने स्टूडेंट्स को वो अध्यापन का कार्य कराते थे। साथ ही साथ यज्ञ भी करते थे। सेकेंड पॉइंट है क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग में राजा और सैनिक आते थे। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। ये अपने प्रजाजनों की रक्षा करते थे। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो वर्ड है वो है विश्य या वैश्य। वैश्य को विश्य भी बोलते हैं। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, जो खेती करते थे, अपने पशुओं को नियंत्रण में रखते थे। और जो व्यापारी थे वे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे। और फोर्थ जो हमारा वर्ड है वो था शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, दास, दासिया, नौकर। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था समाज में थी। तो इसके बारे में आने वाले अगली कक्षाओं में आप विस्तार से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है जनपद। जनपद क्या होता है। जनपद में जो ये जन है, जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब होता है पांव। तो जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा बन गए। पहले तो वो सिर्फ जन यानी कि लोगों के राजा थे, लेकिन अब वो जनपदों के राजा बन गए। जनपदों में ही
जनपदों में लोग रहते थे, लोगों के परिवार रहते थे, समूह रहते थे, तो जनपदों के राजा बन गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली में पुराना किला। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली से हैं उन्हें पता होगा कि पुराना किला कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर में जनपदों की बस्तियां मिली हैं। कुछ जनपदों की ऐसी बस्तियां, ठीक है, बस्तियां जैसे उनके अवशेष मिले हैं होंगे, तो वो बस्तियां मिली हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पुरा स्थलों में चित्रित धूसर पात्र नाम के विशेष बर्तन मिले हैं। चित्रित धूसर पात्र के किसके बर्तन कुछ इस तरीके के होते थे। इन पर कुछ चित्र भी बने हुए होते थे जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इस तरीके के चित्र भी वहाँ इन बर्तनों में बनाए जाते थे। इन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चित्रित धूसर पात्र नाम के विशेष बर्तन भी मिले हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इसका पार्ट 1 यहीं तक है। इसका पार्ट 2 अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, और साथ ही हमारा जो फोर्थ पॉइंट है महाजनपद, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले रिवाइज करा देती हूँ। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो है कुछ लोग शासक कैसे बने, तो महायज्ञों का आयोजन कराया गया। और दूसरा है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा बने। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में छोड़ दिया जाता था, और उस घोड़े को रोकने जो भी राजा रोकते थे उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। समाज में 4 वर्ण थे। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। उसी के साथ ही जनपद क्या का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जहाँ पर जनता निवास करती है उसको ही जनपद कहते हैं। और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर में जनपदों की बस्तियां मिली हैं। कुछ उसके अवशेष मिले होंगे जहाँ पर जनपदों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। और पुरा स्थल क्या होते हैं, जहाँ पर कुछ पुराने वस्तुएं मिलती है, जैसे कुछ बर्तन, खिलौने या फिर कोई औजार। तो ऐसे स्थलों को पुरा स्थल बोलते हैं। तो यहाँ पर चित्रित धूसर पात्र नाम के विशेष बर्तन मिले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने इस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड जो भी आपकी डाउट होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।